बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर से हैं। कंट्रोल्स के ऊपर हमारी डिस्कशन जारी है और उस कंट्रोल्स के अंदर रख दी उसके अंदर बस ठीक कंट्रोल्स में हमारी डिस्कशन जारी है और उस कंट्रोल्स में आज हम अपने एरियाज़ के ऊपर कंट्रोल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन इन कंट्रोल्स को समझने से पहले हमें कुछ की जो कहते हैं ना आप पैरामीटर्स या की कह लें की थिंग्स जो आपको हर कंट्रोल्स को डिज़ाइन करते वक्त माइंड में रखनी है, वो क्या पॉइंट्स होती हैं। जब भी आप कंट्रोल डिज़ाइन कर रहे होते हैं, देखिए बेटा, मैं आपकी बेस बिल्डअप कर रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ ये नहीं पढ़ा रहा कि लिखा हुआ क्या है, उसका मीनिंग क्या है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब कोई चीज़ डेवलप होती है, जब किसी चीज़ को काम किया जाता है, तो उसको किस तरीके से किया जाता है। मकसदियत सिर्फ यहाँ पे आपको क्लास में पेपर पास करवाना नहीं है, बल्कि आपका मेरा ऑब्जेक्टिव यह है कि आप किसी भी प्रोफेशनल फर्म में जाएं, किसी भी आप फर्म में आके जाके काम करें, तो जो आपने पढ़ा है उसको आप अप्लाई कर सकें। और ये जो बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन होती है ना कि जो हम पढ़ते हैं वो अप्लाई नहीं होता, इस चीज़ को एलिमिनेट करने की मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, हर वो बंदा कहेगा कि वो काम प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं हो सकता जिस बंदे की उस किताब के ऊपर ग्रिप अच्छी नहीं है। ये मैं आपको ना ये वर्डन लिख कर दे सकता हूँ। ये बात, जिस बंदे की जिस चीज़ पे ग्रिप कम है ना, वो कहेगा कि ये अप्लाई नहीं हो सकती। और जिस बंदे ने उसको प्रैक्टिकली चीज़ को देखा हो, वो हमेशा कहेगा कि आप जो है ना वो इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। फॉर अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं ना, लोग क्या कहते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो अप्लाई नहीं हो सकते, हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, हम उसको पढ़ नहीं सकते। हालांकि जहाँ तक मेरा ज़ाती ख्याल है, जी टीचर्स जितने फार्मूलाज बनाते हैं ना क्लास के अंदर, जी जनाब टी डायग्राम ऐसे कर देते हो ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर देते हो ऐसे हो जाएगा, ये सब कुछ स्टैंडर्ड के अंदर से ड्राइव्ड होता है। अब अगर रिवल्यूशन सरप्लस आ जाए तो उसका गेन किधर जाएगा, लॉस आ जाए तो गेन किधर जाएगा, ये स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है। बात क्या है, हमें पढ़ना नहीं आता, हमें उसको अप्लाई नहीं करना आता, हमें उसको समझना नहीं आता। हम क्या कहते हैं, ये हो ही नहीं सकता। ऐसी बात नहीं होती, ना होने वाली। ठीक है, इसी तरह से बेटा जब हम कंट्रोल्स की बात करते हैं तो देखें, जब भी कोई कंट्रोल बिल्डअप होता है, अब हम कंट्रोल को डेवलप करने जा रहे हैं। कंट्रोल में सबसे पहले आती है एक्टिविटी। एक्टिविटी से मुराद क्या है, कोई भी काम, कोई चीज परचेज करनी हो तो उसमें एक्टिविटीज कुछ होंगी। एक्टिविटीज क्या हो सकती हैं उसमें, नहीं, ऑर्डर से पहले भी कुछ काम होते हैं। रिक्विजिशन आती है किसी चीज के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लैपटॉप चाहिए तो लैपटॉप की रिक्विजिशन दे दूंगा मैं। मुझे पेन चाहिए, पेन की रिक्विजिशन दे दूंगा। मुझे प्रोजेक्टर चाहिए, प्रोजेक्टर की रिक्विजिशन दे देंगे। मुझे एसी चाहिए, एसी की रिक्विजिशन दे दूंगा। तो रिक्विजिशन में क्या होंगे, या आपके पास रेवेन्यू नेचर यानी एक्सपेंस नेचर के आइटम्स होंगे, या कैपिटल नेचर के आइटम्स होंगे। परचेज तो परचेज है, चाहे वो रेवेन्यू नेचर की है चाहे वो कैपिटल नेचर की है। फर्क कहाँ पे आएगा, कैपिटलाइजेशन के ऊपर, क्लासिफिकेशन के ऊपर, फिर आगे उसकी जो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट है उसके ऊपर। इनिशियल मेजरमेंट सारी ये जैसे ही होती है। चाहे IS2 में कोई इन्वेंट्री परचेज करते हैं या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट परचेज करते हैं, तो कॉस्ट के क्राइटेरिया तो एक जैसे ही हैं कि कौन सी कॉस्ट कैपिटलाइज करनी है, कौन सी कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं करनी। अब बात क्या है कि सबसे पहले क्या आती है, रिक्विजिशन। रिक्विजिशन क्या होती है, किसी चीज़ की डिमांड। ये किसकी हम बात कर रहे हैं, परचेज के प्रोसेस की बात कर रहे हैं। रिक्विजिशन के बाद क्या होता है जी, क्या चीज़, कोटेशन नहीं होती, इस रिक्विजिशन की वैल्यूएशन होती है। और एक्विजिशन को एवेलुएट करने के बाद देखा जाता है कि क्या हमारे पास चीज़ आइटम अवेलेबल है स्टोर के अंदर या आइटम अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इस प्रोजेक्टर की डिमांड की और प्रोजेक्टर आपको इश्यू हो गया तो प्रोसेस तो क्लोज हो गया। और बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है भी या नहीं है, वेरी गुड। जाहिर बात है, जब हम रिपोर्ट देते हैं तो उसके अंदर हम ओपिनियन के अंदर एक बात ये भी कर रहे होते हैं कि एक्सपेंस इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस। जब हम आप कंपनीज एक्ट की रिपोर्ट देखेंगे ना, आर्ट रिपोर्टिंग रेगुलेशन की रिपोर्ट, उसमें एक लाइन ये भी होती है, एक्सपेंस इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस, इन्वेस्टमेंट मेड फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस। तो अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो परचेज आइटम हो रहा है वो बिजनेस का आइटम है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के हमारी कंपनी का काम है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द शर्ट्स को मैन्युफैक्चर करना। अब मैं वहाँ पे जो DSLR कैमरे परचेज करवा रहा हूँ, मूवी कैमरे परचेज करवा रहा हूँ, प्ले स्टेशन परचेज करवा रहा हूँ, ठीक है जी, या Xbox जो है वो परचेज करवा रहा हूँ, तो क्या वो चीज़ हमारे लिए रेलिवेंट है, नहीं है। क्या बिजनेस की एक्टिविटी के लिए रेलिवेंट है,
ऐसे नहीं करना नहीं है। हो सकता है कि उन्होंने कोई अपना गेस्ट हाउस बनाया हो, गेस्ट हाउस के अंदर जो है उन्होंने एक्स बॉक्स रखे हो कि वहाँ पे हमारे जो मेहमान आएंगे वहाँ पे हो सकता है कि रिमोट एरिया में जाकर काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप चले जाएं दाऊद खेल मैपल लीफ के ऊपर, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए विद इन द जो कॉलोनी है उसके अंदर बहुत अच्छे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाए हुए हैं, बहुत अच्छा उन्होंने वहाँ पे मेंटेन किया हुआ है, कैंटीन्स बहुत अच्छी मेंटेन की हुई हैं। तो अब बात क्या है, उनको एम्प्लॉयज़ को वहाँ पे रिटेन भी तो करना है ना। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन आती है तो बिजनेस का रैशनल है, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है या नहीं है, ये यहाँ पे बात नहीं होती। सबसे पहले बात होती है कोई आइटम रिक्विजिशन आई है तो क्या हमारे पास वो स्टोर में अवेलेबल है। अगर स्टोर में अवेलेबल है तो क्या करेंगे हम यहाँ, फिर क्या होगा अवेलेबल, यानी कोई भी आइटम की रिक्विजिशन आई तो अवेलेबल है, यस नो। अगर फॉर एग्जांपल रिक्विजिशन आई है, आइटम अवेलेबल है, यस कर दिया, तो क्या करेंगे इशू कर देंगे और प्रोसेस क्या कर देंगे एंड। अगर आइटम मेरे पास नहीं है बेटा, ये एक्टिविटीज मैंने आपको बताया कि जब भी कोई कंट्रोल्स बिल्डअप करते हैं तो उसमें कुछ आपके पैरामीटर्स होते हैं जो हर आपको एरिया के अंदर काम आएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने भी परचेज की बात की, तो परचेज में एक्टिविटी क्या है, रिक्वेजिशन को देना, रिक्वेजिशन के बाद आइटम अवेलेबल है या नहीं है, अगर अवेलेबल है तो इशू कर देंगे, प्रोसेस क्लोज कर देंगे, अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर परचेज रिक्वेजिशन बनेगी, फिर क्या बनेगी, खरीद रहे हैं। अब क्या बनेगी, परचेज रिक्विजिशन। जब परचेज रिक्विजिशन बनती है फिर सवाल आता है कि जो परचेज कर रहे हैं ये बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है या नहीं है, हमारा काम करना है भी या नहीं करना। फिर एक सवाल ये होगा, और क्या सवाल होंगे, क्या ये जो परचेज है जिस डिपार्टमेंट की उसके पास इतना बजट एलोकेटेड है भी या नहीं है। फॉर एग्जांपल एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट को हमेशा किसी भी कंपनी के अंदर जो है वो डंप जो है वो डिपार्टमेंट समझा जाता है, जो पैसे खाता है उसको ये समझा जाता है। फॉर अकाउंट्स के बंदों की एजाशियाँ नहीं होती, एजाशियाँ होती हैं मार्केटिंग के बंदों की। मार्केटिंग में जो लोग होते हैं उनको बड़ा एडवांटेज मिलता है। अब फॉर एग्जांपल के जो बजट्स हैं, जारी बात है अगर कंपनी ने अपना बजट बनाया है तो बजट में मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ज़्यादा रिसोर्सेज एलोकेट किए होंगे, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को कम रिसोर्सेज एलोकेट किए होंगे। तो जब भी किसी आइटम की परचेज एक्विजिशन बनती है तो परचेज एक्विजिशन से पहले ये चीज़ देखी जाती है कि क्या उस डिपार्टमेंट के पास जिसको ये आइटम चाहिए उसका इतना बजट अवेलेबल है भी या नहीं है। ये बात समझाई। अगर बजट अवेलेबल होगा, फॉर यहां पे फिर अगला सवाल क्या आया, बजट यस, बजट नो। अगर बजट नो है तो क्या करेंगे, एंड कर देंगे प्रोसेस को और दोबारा कहेंगे कि दोबारा इस प्रोसेस को फॉलो करें, कोई और चीज लेके आए आपको जो चाहिए, ये तो नहीं आप परचेज कर सकते। अगर बजट भी ओके है फिर क्या करेंगे, फिर क्या करें, क्या जाएगा जी, फिर आप कोटेशंस कॉल करेंगे। फिर आप क्या कॉल करेंगे, कोटेशंस। कोटेशंस क्या होती हैं, जिसके अंदर आपको बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपकी परचेज की डिटेल्स होती हैं वो अवेलेबल होती हैं। कितने दिन में डिलीवर, क्वालिटेटिव फैक्टर्स होते हैं और क्वांटिटेटिव फैक्टर्स होते हैं। क्वांटिटेटिव क्या है, अमाउंट, क्वालिटेटिव क्या है, डिलीवर कितने दिनों में करेगा, प्रोडक्ट जो डिलीवर करनी है उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या होंगी, हमें क्रेडिट डेज कितने मिलेंगे पे करने के लिए। तो ये क्या हो गए, क्वालिटेटिव फैक्टर्स हो गए। क्वांटिटेटिव क्या है, रेट। अब कोटेशन, जब फॉर एग्जांपल कोटेशन एटलीस्ट कितनी कॉल करनी चाहिए, एटलीस्ट 3 होनी चाहिए, ये बेस्ट प्रैक्टिस यही है, एटलीस्ट 3 होनी चाहिए। अब हमारे कोटेशंस 3 आ गई हैं, क्या करेंगे, उन कोटेशंस की बेसिस के ऊपर क्या बनेगा, उनकी बेसिस पे बनेगी कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होती है जी, ये जो कोटेशंस हमने मंगवाई हैं, आपने कोटेशन दी, आपने कोटेशन दी, दानिश ने कोटेशन दी, हमने इन तीनों कोटेशंस को सामने रखा, उसकी बेस के ऊपर तीनों का कंपैरिजन बना लिया। दानिश मिस हमने 3 कोटेशंस ली, 3 सप्लायर्स लिए, उनके हमने पैरामीटर ले दिए। फॉर एग्जांपल के एक पहला पॉइंट है जी क्रेडिट टर्म्स, क्रेडिट दानिश, माजिद और नहीं अमार। क्रेडिट इसने कहा जी दानिश ने कि मैं आपको 30 डेज का दूंगा, माजिद ने कहा 10 दिन का, अमार ने कहा जी 9 क्रेडिट, कैश भी लेना ले लो।
रेट, दानिश ने कहा जी मैं आपको 20 रुपए का एक यूनिट दे दूंगा, माजिद ने कहा मैं आपको 18 रुपए का दे दूंगा, अमार ने कहा मैं आपको 15 रुपए का दे दूंगा। अब मैंने वैल्यूएशन किस बेसिस पे करनी है कि मेरे पास क्या फंड्स की अवेलेबिलिटी है पे करने के लिए। अगर मेरे पास फंड की अवेलेबिलिटी है और मैं डिसीजन कर सकता हूं और मुझे बेनिफिट भी इसी में है, अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट को सामने रखते हुए, तो फिर मैं क्या करूंगा, 15 रुपए का रेट सिलेक्ट कर लूंगा, फौरन पे कर दूंगा। अगर मेरे पास कैश नहीं है तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं दानिश को सिलेक्ट कर लूंगा कि यार ठीक है दानिश 30 दिन का क्रेडिट हम तो दे रहे हैं ना, मुझे 30 दिन के बाद पे करना है, कोई मसला नहीं, 30 दिन के बाद पे कर लेंगे। तो मैंने अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज की बेसिस के ऊपर डिसीजन करना है। अब सिर्फ एक रेट की बेस पर डिसीजन नहीं हुआ, रेट के साथ बाकी फैक्टर्स भी थे, क्रेडिट टर्म्स भी थी, हो सकता है इसमें और भी हो, स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट भी यहाँ पे आ रही होगी। तो वहां पे फॉर एग्जांपल कि मैं कहता हूँ स्पेसिफिकेशन, फॉर एग्जाम्पल आपने कोर i7 मंगवाया है विद SSD, आप हो सके ये कि मैं SSD नहीं दूंगा, DDR दूंगा रैम के साथ, तो आप उसकी स्पीड स्लो होगी, ठीक है, या इसी तरह से वो जो आपकी हार्ड डिस्क होती है उसकी स्पेसिफिकेशन चेंज कर देगा। तो अल्टीमेटली ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फैक्टर्स होते हैं जिसकी बेस पे क्या बनती है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। और कंपैरेटिव स्टेटमेंट की बेस पे कौन सिलेक्ट होता है, सप्लायर। पहले हमने क्या कॉल की, कोटेशंस, कोटेशन को वैल्यूएट किस में किया जाता है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स जब फाइनलाइज होती हैं तो क्या बनता है, फिर सप्लायर सिलेक्ट होता है और उसको क्या इशू किया जाता है जी, परचेज ऑर्डर। क्या इशू किया जाता थी, परचेज। ये लिख, पहले एक दफा लिख दूंगा ना, फिर मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा जो मैंने यहाँ पे बात की थी, एक्टिविटी कौन सी होती हैं, फिर सेग्रीगेशन ड्यूटीज किस तरह से लेके आनी है, हमने और बाकी काम किस तरह से देखने हैं। अच्छा जी, परचेज ऑर्डर आ गया। परचेज ऑर्डर में क्या होता है, टर्म्स आपकी जो फाइनल होती हैं वो सारी डॉक्यूमेंट की जाती हैं। परचेज ऑर्डर इज टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सप्लायर एंड द कंपनी। हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है, अब फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या होगा, परचेज ऑर्डर के अंदर टोटल क्वांटिटी कितनी आपने परचेज करनी है, रेट क्या होगा, डिलीवरी मोड क्या होगा, जारी बात है आप खुद गुड्स उठाएंगे या हम अपना कैरियर यूज करेंगे, क्रेडिट टर्म्स कितनी होगी, फिर उसके बाद जो शिपमेंट किस तरह से होगी, और अदर जो टर्म्स हम बेहतर समझते हैं हम सारे इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। अभी बेटा आप ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से ना सोचें, अभी आप ये सोचें कि ये आप किसी एंटिटी में गए हैं और आपको परचेज का प्रोसेस समझना पड़ गया तो आप किस तरीके से उसके परचेज के प्रोसेस को समझते हैं। अगर आपको ये सिस्टम समझ आ जाता है तो फिर इसको टेस्ट करना बहुत आसान है, फिर टेस्ट करना मुश्किल नहीं है। परचेज ऑर्डर आ गया जी, परचेज ऑर्डर के अंदर ये सारी पैरामीटर्स आपके डॉक्यूमेंट होंगे। परचेज ऑर्डर के बाद क्या होगा, शिपमेंट रिसीव होगी। जारी बात है, आप मुझे शिपमेंट रिसीव हुई होगी, शिपमेंट किस तरह से आएगी, सबसे पहले गेट पे आएगी। देखे ना, कभी आप किसी कंपनी को देखे ना तो गेट के ऊपर लोग बैठे होते हैं, सिक्योरिटी इंचार्ज बैठे होते हैं। गेट के ऊपर जब कोई शिपमेंट आती है तो उसको पहले अपने लॉग बुक के अंदर मेंटेन करते हैं कि जनाब ये गाड़ी आई, गाड़ी का नंबर ये था, इसमें ड्राइवर का नाम ये था, उसका फ़ोन नंबर ये था, CNIC नंबर ये था, इस कंपनी से ये माल लेकर हमारे प्रीमिसेस में आया है। तो वो क्या बनाते हैं, गेट इनवर्ड पास। क्या बनाते हैं, गेट इनवर्ड पास। जब गुड्स हमें रिसीव में सबसे पहले क्या बना, गेट इनवर्ड पास, यानी कि जो दरवाजा है उससे एक गाड़ी कंपनी के प्रीमिसेस में आ गई है, गेट इनवर्ड। गेट इनवर्ड, सेल में क्या होगा, गेट आउटवर्ड। परचेज में क्या है, गेट इनवर्ड। सेल में क्या होगा, गेट आउटवर्ड। यहां पे परचेज ऑर्डर है तो वहां पे क्या होगा, सेल ऑर्डर। समझ आती है बात की। सेल का प्रोसेस यहां से स्टार्ट होगा। जाहिर बात है किसी ने आपके पास परचेज ऑर्डर प्लेस किया है तो फिर ही सेल का प्रोसेस स्टार्ट होगा, लेकिन परचेज का प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए पीछे सारी एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी। इसमें आप बायर हैं, उसमें आप क्या हैं, सेलर। चीजें समझ आ रही हैं। अगर आपको प्रोसेस डेवलप करने पड़े तो डेवलप कर सकते हैं आप, होपफुली। गेट इनवर्ड पास के पास क्या करें, वहां पे तो उसने, अब उसको क्या पता सिक्योरिटी इंचार्ज को किसकी, जो हमने क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, हमारे मतलब की चीज है भी या नहीं है। तो सब इसके बाद क्या होगा, इंस्पेक्शन नोट बनेगा। क्या बनेगा जी, इंस्पेक्शन नोट में क्या होता है जी, इंस्पेक्शन नोट में क्या होता है जी, जो हमने गुड्स परचेज किए हैं वो क्या हमारे पैरामीटर्स जो थे, जो परचेज ऑर्डर में हमने पैरामीटर्स लिखे थे उसके मुताबिक हमारी मैच हुई हैं या नहीं हुई। फिर उसके बाद क्या होगा, इंस्पेक्शन में ये भी चीज़ देखी जाएगी कि जनाब जो हमने कोटेशंस
कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट की बेस के ऊपर जो परचेज ऑर्डर रेज किया था वो जो क्वांटिटी हम रिसीव कर रहे हैं परचेज ऑर्डर की क्वांटिटी के साथ मैच करती भी है या नहीं करती। ये तो नहीं है शॉर्ट क्वांटिटीज हमें मिल गई हैं, क्वालिटी उसकी शॉर्ट तो नहीं है। अब गुड इंस्पेक्शन नोट बन गए। इंस्पेक्शन नोट के बाद यहां से आगे प्रोसेस लेके चलते हैं। जब इंस्पेक्शन नोट बना, इंस्पेक्शन नोट बनने के बाद गुड्स रिसीव्ड नोट बनता है। अब आपके ज़हन में सवाल आएगा कि गुड रिसीव्ड नोट क्या है। देखें, गेट से एंटर हुआ, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट के पास चला गया, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट ने पास किया तो किसके पास जाएगा? स्टोर के पास जाएगा। तो जब स्टोर के पास जाएगा, स्टोर क्या बनाएगा? गुड रिसीव नोट बनाएगा। ये स्टोर वाला डिपार्टमेंट इशू करता है। अब देखें, एक क्वांटिटी मेरी गेट इनवर्ट पास पे रिकॉर्ड हो रही है, एक क्वांटिटी मेरी परचेज ऑर्डर के अंदर रिकॉर्ड हो रही है, एक क्वांटिटी मेरी गुड रिसीव नोट में रिकॉर्ड हो रही है। तो अगर मैं 3 वे मैच करूं, यानी कि जो मेरे परचेज ऑर्डर की क्वांटिटी है वो किससे मैच करनी चाहिए? गेट इनवर्ट पास के साथ मैच करनी चाहिए। गेट इनवर्ट पास की जो क्वांटिटी है वो किससे मैच करनी चाहिए? गुड रिसीव नोट के साथ मैच करनी चाहिए। डिफरेंस जरूर हो सकता है। वो डिफरेंस क्यों हो सकता है? फॉर एग्जांपल, अगर परचेज ऑर्डर में मेरे 100,000 क्वांटिटी है, उसमें से 500 भी डिलीवर हुई है, तो 500 रेलिवेंट होगी मेरे लिए, लेकिन वो 500 के आगे 400 गई है, यानी कि गुड रिसीव नोट हुआ आपका गेट इनवर्ट पास बना 400 का, गुड रिसीव नोट बना 300 का, 100 किधर गए? इंस्पेक्शन वालों ने रिजेक्ट कर दिए। तो वो किसके थ्रू बैक्ड होने चाहिए? इंस्पेक्शन नोट के थ्रू बैक्ड होने चाहिए। ये बात समझ आ रही है आपको? ऊपर से तो नहीं गुजरनी बातें। गुड रिसीव नोट जब बन गया तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपका परचेज वोचर, परचेज बुक होगी। परचेज बुक का मुराद क्या है? आप अपनी जो इन्वेंट्री है या परचेज है उसको डेबिट करेंगे और क्रेडिटर्स को क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? पेबल की एंट्री बुक कर लिया आपने, परचेज बुक, पेबल एंट्री बुक। समझ आ गई बात आपको? पेबल की एंट्री के बाद क्या होगा? पेमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब जारी बात है, पेमेंट के लिए सबसे पहले क्या बनेगा? पेमेंट वोचर। पेमेंट वोचर के बैक एंड पे क्या लगा होना चाहिए? क्या क्या परचेज वोचर बन है ना, तो परचेज वोचर के बैक एंड पे क्या लगा था? परचेज इनवाइस, फिर परचेज ऑर्डर। देखो, जब पेबल का वोचर बुक हो रहा था ना, तो जो उसने डॉक्यूमेंट मेंटेन करने हैं वो अकाउंट्स में आए ना। देखो, यहां मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं। रिक्वेजिशन डिपार्टमेंट कोई भी हो सकता है, अवेलेबल है या नहीं है, स्टोर डिपार्टमेंट बताता है कोई आइटम अवेलेबल है या नहीं है। परचेज रिक्वेजिशन परचेज डिपार्टमेंट रेज करता है। कोटेशन परचेज डिपार्टमेंट कॉल करता है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट परचेज ऑर्डर परचेज डिपार्टमेंट कॉल करता है। परचेज ऑर्डर परचेज डिपार्टमेंट इशू करता है। गेट इनवर्ट पास सिक्योरिटी डिपार्टमेंट बनाता है। इंस्पेक्शन नोट क्वालिटी कंट्रोल वाले जो लोग होते हैं वो बनाते हैं। गुड रिसीव नोट स्टोर डिपार्टमेंट बनाता है। परचेज के बुक करना, पेबल को बुक करना किसने करना है? अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने करना है। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट को किस तरह से पता होगा कि हमने 100 रुपए की एंट्री पास करनी है, 500 करनी है, 1000 रुपए की करनी है, 2000 करनी है? व्हाट अमाउंट शुड वी हैव टू रिकॉर्ड? किस सप्लायर कोड में रिकॉर्ड करनी है, किस तरह से रिकॉर्ड करनी है, पेमेंट टर्म्स क्या लगानी है, पेमेंट किस तरीके से करनी है? तो उनके पास पूरा ट्रेस होना चाहिए। अब वो ट्रेस 2 तरीकों से हो सकता है। अगर ऑटोमेटेड कंट्रोल्स हैं, अगर ऑटोमेटेड कंट्रोल्स हैं तो सॉफ्ट में सारी चीजें जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है उसके सामने आ जाएंगी। अब उन चीजों में क्या होगा? जब पेबल की एंट्री बुक होनी है, सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? इनवाइस, फिर पीओ, फिर गेट इनवर्ट पास, फिर इंस्पेक्शन नोट, फिर गुड रिसीव नोट। अब देखें, 3 वे, एक होता है 3 वे मैच। क्या होता है? 3 वे मैच, यानी 3 डॉक्यूमेंट्स को आप आपस में मैच करें। 3 डॉक्यूमेंट्स कौन से होंगे? परचेज ऑर्डर की क्वांटिटी गेट इनवर्ट पास के साथ मैच करनी चाहिए और गेट इनवर्ट पास की क्वांटिटी गुड रिसीव नोट के साथ मैच करनी चाहिए। और अगर कोई दरम्यान में डिफरेंस है तो उसकी क्या होनी चाहिए? रिकंसिलेशन होनी चाहिए। क्वांटिटी, अब यहां पे रिस्क क्या है? आपने 200 आइटम परचेज किए, बुक्स में 100 आइटम रिकॉर्ड किए और 100 आइटम आप आउट ऑफ द बुक्स लेकर चले गए। इस रिस्क को कम करने के लिए हमने क्या किया? 3 वे मैच कर लिया। क्या काम कर लिया हमने? 3 वे मैच कर लिया। क्या चीज? 3 वे मैच कर लिया। 3 वे मैच करने के बाद मैंने क्या किया? पेबल की एंट्री अपने बुक्स में पास कर दी।
पेबल की एंट्री को पास करने के बाद अब क्या प्रोसेस स्टार्ट होगा पेमेंट का? गुड रिसीव नोट, इनवाइस, परचेज ऑर्डर, गेट इवेंट पास, इंस्पेक्शन नोट एंड गुड रिसीव नोट। अब हमने क्या किया, हमने कुछ चीजों को मैच करना शुरू कर दी। अब जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट था उसने कहा रेट एज पर पीओ है, जो इनवाइस पे रेट लगा है, ये जो इनवाइस है इस पे जो रेट लगा वो कहां से आया होगा? पीओ से रेट आया होगा। तो जो इनवाइस का रेट है पीओ के रेट से मैच करता है या नहीं करता? अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स कौन से इंटरनल हैं, इनके साथ एक और भी चीज होती है, डिलीवरी चलान। जब कोई चीज आपको डिलीवर करता है सप्लायर तो साथ क्या इशू करता है? आपको डिलीवरी चलान भी इशू करता है कि हमने कितनी क्वांटिटी आपको डिलीवर की है। अब क्या बन गया? 4 वे मैच हो गया। अब 4 वे मैच में क्या हुआ? अब आपने सबसे पहले किसको पकड़ा? डिलीवरी चलान। डिलीवरी चलान क्वांटिटी को किससे मैच किया? पीओ की क्वांटिटी के साथ। पीओ उसकी क्वांटिटी को आपने किससे मैच किया? गेट इनवर्ट पास। गेट इनवर्ट पास किससे मैच किया? गुड रिसीव नोट। गुड रिसीव नोट की बेसिस के ऊपर आपने अपने बुक्स में एंट्री पास कर दी। अब एक होता है 5 वे मैच। समझ आ रही है? ऊपर से तो नहीं गुजरी? 5 वे। अब आप इंस्पेक्शन नोट को भी ऐड कर लें। अब डिलीवरी चलान किससे मैच करेंगे? परचेज ऑर्डर से। परचेज ऑर्डर किससे मैच करेंगे? गुड गेट इनवर्ट पास है। गेट इनवर्ट पास क्वांटिटी को किससे मैच करेंगे? इंस्पेक्शन की जो नोट बना है उसके साथ। इंस्पेक्शन के नोट की क्वांटिटी को किससे मैच करेंगे? गुड रिसीव नोट के साथ। अब क्या बन गया? 5 वे मैच हो गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि कहीं पे किसी डिपार्टमेंट ने भी अगर दरमियान में हेरा फेरी की है तो क्या हो जाए? आइडेंटिफाई हो जाए। जी देखो, अगर ये 3 डॉक्यूमेंट्स बनते हैं तो 3 वे मैच होगा, अगर 4 डॉक्यूमेंट्स बनते हैं तो 4 वे मैच होगा, अगर 5 के 5 डॉक्यूमेंट बनते हैं तो 5 वे मैच होगा। 5 वे मैच होता है, जो बड़ी कंपनी है उसमें होता है 5 वे मैच। ये बात समझ आइए आपको। उसके बाद पेमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। पेमेंट वोचर बनता है, पेमेंट वोचर की अप्रूवल्स होती हैं, फिर फाइनली पेमेंट होती है, चेक्स बनते हैं और पेमेंट आपकी क्लोज हो जाती है। मैंने सबसे पहले आपसे कहा कि एक क्या चीज़ होती है, कोई भी कंट्रोल बिल्डअप करते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या होती है? एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या है? रिक्वेजिशन का बनना, परचेज रिक्वेजिशन का बनना, कोटेशन, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, परचेज ऑर्डर, गेट इनवर्ट पास, इंस्पेक्शन नोट, गुड रिसीव नोट, परचेज बुकिंग एंड पेमेंट वोचर। ये सारी क्या है? दीज ऑल आर एक्टिविटीज इन अ प्रोसेस। हर प्रोसेस में एक से ज्यादा एक्टिविटीज मौजूद होती हैं। तो पहले एक्टिविटीज को बात है। एक्टिविटी समझ आ गई आपको? एक्टिविटीज क्या होती है? दूसरे नंबर पे आता है आपका राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। हर एक्टिविटी को कोई ना कोई प्रिपेयर करता है। राइट एंड ऑब्लिगेशन में क्या करता है? सबसे पहले कोई प्रिपरेशन होगी, फिर उसका रिव्यू होगा, रिव्यू के बाद ऑथोराइजेशन होगी, ऑथोराइजेशन के बाद उसका रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्डिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल, ममनून हुसैन ने एक लैपटॉप की रिक्वेजिशन को रेज किया। ममनून हुसैन इज अ जूनियर ऑफिसर इन सप्लाई चेन डिपार्टमेंट। अब ममनून हुसैन के काम, ममनून हुसैन ने क्या किया है? एक परचेज रिक्वेजिशन को प्रिपेयर किया। ममनून हुसैन ने जैसे ही अपनी परचेज रिक्वेजिशन प्रिपेयर की तो ये किसके पास लेके जाएंगे? अपने सीनियर के पास। हुई सीनियर? मैनेजर सप्लाई चेन। रिव्यू के लिए किसके पास ले गए? मैनेजर सप्लाई चेन के पास। मैनेजर सप्लाई चेन ने कहा ठीक है, उसने किसके पास ले गया? उसने अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास लेके गया। उसने क्या किया? उसको ऑथोराइज कर दिया, भाई दे दो। ऑथोराइज करने के बाद उसको रिकॉर्ड करके अगले डिपार्टमेंट के पास एक और बंदे ने भेज दिया। अब देखें, एक सिर्फ ये एक्टिविटी थी रिक्वेजिशन। उस रिक्वेजिशन को किसी ने बनाया, किसी ने रिव्यू किया, किसी ने ऑथोराइज किया, किसी ने रिकॉर्ड किया। तो ये जो राइट एंड ऑब्लिगेशंस हैं, इसके साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिंक होता है, विच इज कॉल्ड द सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। ये बात समझाइए आपको। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज इज द वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट फॉर डेवलपिंग द कंट्रोल्स। फॉर एग्जांपल, अगर ममनून हुसैन ने एक रिक्वेजिशन को प्रिपेयर करके खुद ही अगले डिपार्टमेंट में भेज दिया है तो रिस्क क्या है? घपला कर दिया है। हो सकता है कि इसको वो चीज चाहिए ही ना हो, ये 2 नंबरी करके चीज निकलवाए लेकर अल्लाह हो जाए। बात समझ आई आपको? अगर यहां पे सेग्रीगेशन ड्यूटीज, फॉर एग्जांपल ममनून हुसैन खुद ही रिक्वेजिशन बनाता है और खुद ही उसके अगेंस्ट जो है परचेज रिक्वेजिशन भी इशू कर देता है, तो फिर क्या इशू है?
ये बात ही नहीं है ना। अब सेम बंदा दोनों काम कर तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं है। रिस्क क्या है, कोई ऐसी चीज की परचेज एक्विजिशन इशू कर देगा जो चाहिए ही नहीं है, ठीक है। या फॉर एग्जांपल एक और हाँ ये बड़ी दो ने अच्छी बात की है जी, कि हो सकता है कि कोई चीज अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई बंदा रिव्यू नहीं करा काम को, तो हो सकता है कि कोई चीज ऐसी परचेज हो जाए जो ऑलरेडी हमारे पास स्टोर में पड़ी हो। ये भी एक एडिशनल रिस्क के तौर पे आता है। अब हर एक्टिविटी के अंदर ये 4 एक्टिविटीज मौजूद होती हैं। आप फॉर गेट इनवर्ट पास बना होगा तो क्या सिर्फ एक बंदे ने गेट इनवर्ट पास बना दिया होगा? सबसे पहले गाड़ी आई होगी उसके पास गेट के ऊपर, एक सिक्योरिटी का बंदा निकला होगा, सबसे पहले उसने सिक्योरिटी के लिए क्लियरेंस करने के लिए सबसे पहले उसको देखा होगा कि इसमें कोई मेटल, कोई जिसे क्या कहते हैं, कोई गन, कोई बारूद, इस तरह की चीज़ तो नहीं है। उसके बाद उसने उसके जो है ना डॉक्यूमेंट्स लिए होंगे। दूसरा बंदा आया होगा, उसने आके डॉक्यूमेंट्स लिए होंगे, डॉक्यूमेंट्स का रिव्यू किया होगा, डॉक्यूमेंट्स का रिव्यू करके अपने डॉक्यूमेंट्स का कंपेयर किया होगा, कंपेयर करके उसने एक बेसिक एंट्री पास कर दी होगी। बेसिक एंट्री पास करने के बाद एक और बंदा आया होगा जिसने उसके काम को रिव्यू करना है और कहना ठीक है भाई इसने यही बना दी। उसने चेक किया यार इसने देखा है 3 AC पड़े हैं, तो क्या बाकी 3 AC इसमें है या नहीं है, तो एक और बंदा आएगा रिव्यू करेगा। और उसके बाद वो फाइनली उसको चेक करने के बाद एक AC वाले कमरे में एक सिक्योरिटी का इंचार्ज बैठा होगा, उसके पास लेके जाएगा, उसको कहेगा जी कि इसने सबसे पहले इंस्पेक्शन की, इसने गाड़ी की इंस्पेक्शन की, इसने पहले माल की इंस्पेक्शन की, मैंने इसके माल की इंस्पेक्शन को रिव्यू किया। अब आप जो है ना आप कोई बंदा भी जो है कोई भी सिक्योरिटी इंचार्ज है उसको क्या कर दे, अप्रूव कर दे। तो क्या हुआ, 4 एक्टिविटीज कम अज कम हुई, तो उसके बाद एक एक्टिविटी परफॉर्म हुई। ऑब्जेक्टिव क्या है कि कोई एरर ना रह जाए किसी चीज के अंदर, कोई प्रॉब्लम इसमें ना रह जाए। अब अगर ये फंक्शंस कंट्राडिक्टेड हो जाएं एक डिपार्टमेंट के दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, तो फिर क्या प्रॉब्लम आती है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का इशू आता है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज की वजह से भी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है जी। सबसे बड़ा मसला ही सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का होता है, यानी जितने लेस सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होंगे किसी भी सिस्टम के अंदर, उतने ज़्यादा रिस्क होगा आपको जो क्या कहते हैं एरर होने के, उतना ज़्यादा रिस्क होगा आपको फ्रॉड होने के, ठीक है जी। तो ये सारी एक्टिविटीज़ के बाद उसकी राइट एंड ऑब्लिगेशन डिज़ाइन होती हैं। इसके बाद हर डॉक्यूमेंट सीक्वेंस में होना चाहिए, यानी कि कोई डॉक्यूमेंट के अंदर सीक्वेंस मिस नहीं होनी चाहिए। ये भी कंट्रोल में आप टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने परचेज ऑर्डर इशू किए हैं या कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाए या परचेज ऑर्डर करें, अगर आपने परचेज ऑर्डर बनाए हैं, आपने एक दिन में 5 परचेज ऑर्डर बनाए, तो उसका 5 का जो नंबर है वो बड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 एंड 5, सीक्वेंस नहीं ब्रेक होनी चाहिए उनकी। और कोई डॉक्यूमेंट डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, 1 1 3 3 4 4। तो आप देखें क्या डुप्लीकेट हो रहा है। अब होगा क्या, आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कौन सा डॉक्यूमेंट ठीक है कौन सा गलत है। तो आप जब भी कोई कंट्रोल बिल्डअप करते हैं तो उसके अंदर आपने जब चेक करना होता है कंट्रोल्स को, तो आपने ये चीज़ देखनी होती है एक्टिविटीज़ ठीक है, एक्टिविटीज़ सही डिज़ाइन है, एक्टिविटीज़ में राइट एंड ऑब्लिगेशन प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड है, उसके अंदर सीक्वेंस चेक्स प्रॉपर हो रही हैं, डुप्लीकेशन का कंट्रोल प्रॉपर लगा हुआ है, फिर हर एक एरिया दूसरे एरिया के साथ लिंक्ड होता है। फॉर एग्जांपल परचेज एक्विजिशन बनती है तो परचेज एक्विजिशन किसके साथ लिंक्ड है, इंफॉर्मेशन एक्विजिशन के साथ या गुड्स एक्विजिशन के साथ। गुड एक्विजिशन अगर फॉर एग्जांपल के यहाँ पे देखें परचेज अवेलेबल है आइटम, तो किसके साथ लिंक्ड है, स्टोर के साथ लिंक्ड है। अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए, परचेज एक्विजिशन। इस तरह से फॉर एग्जांपल जो कोटेशन कॉल की होगी किसकी बेस पे कॉल की होगी, इस परचेज एक्विजिशन की बेस पे कॉल की होगी। कंपैरेटिव स्टेटमेंट किसकी बेस पे बनी होगी, इस कोटेशन की बेस पे बनी होगी। परचेज ऑर्डर किसकी बेस पे बना होगा, इस कंपैरेटिव स्टेटमेंट की बेस पे बना होगा। गुड इनवर्ट पास गेट इनवर्ट पार्ट किसकी बेस पे बना होगा, परचेज ऑर्डर की बेस पे बना होगा। इंस्पेक्शन नोट किसकी बेस पे हुई होगी, गेट इनवर्ट पास की बेस पे हुई होगी। गुड रिसीव नोट किसकी बेस पे बना होगा, इंस्पेक्शन नोट की बेस पे बना होगा। तो हर एक नेक्स्ट डॉक्यूमेंट प्रीवियस डॉक्यूमेंट के साथ लिंक्ड होता है। तो आपने जब भी कंट्रोल्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा हो ना, तो आपने ये देखना है कि मैंने इन चीजों को आपस में कोरिलेट करना है, लिंकिंग ऑफ द एक्टिविटीज। तो फिर आगे क्या है जी, सीक्वेंस चेक हो गया। सीक्वेंस चेक के बाद आपने क्या करना है जी, डुप्लीकेट चेक। फिर उसके बाद आपने क्या चेक करना है जी, लिंकिंग ऑफ एक्टिविटीज। लिंकिंग ऑफ द एक्टिविटीज समझ आइए आपको कि हमने किस तरह से आपस में चीजों को लिंक किया। अब यहां पे देखें एक्टिविटी हर स्टेप, एक्टिविटी के ऊपर राइट एंड ऑब्लिगेशन
जिसमें प्रिपरेशन, रिव्यू, ऑथराइजेशन एंड रिकॉर्डिंग है। इन सब का ऑब्जेक्टिव क्या है? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एरर्स और फ्रॉड्स को मिनिमाइज करना। अब उसके ऊपर क्या है? सीक्वेंस चेक। उसके ऊपर क्या है? डुप्लीकेट चेक। उसके ऊपर क्या है? लिंकिंग ऑफ द एक्टिविटीज, यानी कि हर इंफॉर्मेशन दूसरी जगह पे जाके लिंक हो रही होगी। समझ आती है ना बात की? तो ये डिजाइनिंग करते वक्त आपने चीजों को ज़हन में रखना है, इन चीजों को आपने कंसीडर करना है। यहां तक समझ आ गई है? इसके बाद मैं एक चीज और बताऊं, उसके बाद फिर हम चलते हैं अपने एरिया के ऊपर। देखिए, ये जो हमने सारी डिस्कशन की है, ये क्यों जरूरी पड़ी, अब ये चीज समझने की जरूरत है। सबसे पहले क्या, मतलब कोई भी बिजनेस काम करता है तो उसमें क्या इशू होता है? कोई बिजनेस काम करता है, कोई भी फॉर मैं आज काम करना स्टार्ट करता हूं तो मुझे कोई ना कोई इश्यूज फेस करना पड़ते हैं। उन इश्यूज को जब मैं देखता हूं तो फिर मैं उनके ऊपर कंट्रोल्स को बिल्डअप करना शुरू करता हूं। तो सबसे पहले क्या आते हैं? इश्यूज। कोई भी काम करते हैं तो उसमें हमें क्या आते हैं? इश्यूज। अब मैं बता रहा हूं कि कंट्रोल्स को क्यों बिल्डअप किया जाता है। इश्यूज क्या होते हैं? कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है अगर कंट्रोल एग्जिस्ट नहीं करता। अब इश्यूज मुझे क्यों आइडेंटिफाई हुए? जाहिर बात है, हम काम करते हैं, मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है? क्लास में बच्चे दो, एक रजिस्ट्रेशन एक हुई है, क्लास में बच्चे दो आके बैठे हैं। ऑनलाइन के ऊपर जो है वो डिवाइसेस डिफरेंट हैं। नुमान ने ऑनलाइन एक्सेस ली हुई है, नुमान ने कैसर को भी दे दिया, मार को भी दे दिया अपना लॉगिन। अब बीइंग मैनेजमेंट, कॉलेज की मैनेजमेंट, मैं क्या करूंगा? मैं कहूँगा ठीक है भाई, तुम्हारी डिवाइसेस को मैं रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ, एक डिवाइस पे ले लो। लेकिन फिर भी मैं एक रिस्क को नहीं मिटिगेट कर सकता हूँ। उसका कि पहले 3 डिवाइसेस पे वो अपने घर बैठ के देखता हो, ये अपने घर बैठ के देखता हो, ये अपने घर बैठ के देखता हो। अब जब एक डिवाइस रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो क्या करेंगे? तीनों इकट्ठे बैठ जाएंगे। लेकिन तीनों के इकट्ठे बैठने के चांसेस क्या है? कम। क्यों कम है? क्योंकि वो रहता है पत्तों की, वो रहता है शादरे, ये रहता है कसूर। अब ये इकट्ठे नहीं बैठ सकते। लेकिन कंपनी ने क्या किया, मैनेजमेंट ने क्या किया, उस इश्यू को एड्रेस किया। तो हमें जब भी कोई इश्यू आता है, इश्यू के ऊपर हम क्या बनाते हैं? कंट्रोल्स। और अगर ये कंट्रोल ना बनाया जाए तो क्या होगा? व्हाट कुड गो रॉन्ग? क्या चीज गलत हो सकती है अगर कंट्रोल को बिल्डअप ना किया जाए? क्या चीज गलत हो सकती है अगर कंट्रोल को बिल्डअप ना किया जाए? बेटा मैं फिर बताऊंगा, क्योंकि ये सिलेबस में हमारी वेटेज काफ़ी ज़्यादा होगी अब इस एरिया की, तो मैं इसलिए इसमें थोड़ा ज़्यादा फोकस्ड हूँ, वरना मैं इतना डिटेल में कभी भी नहीं पढ़ाता। इस एरिया को मैं क्लोज करता हूँ थोड़े से लेक्चर्स के अंदर और कंप्लीट कर देता हूँ। लेकिन क्योंकि हमारा सिलेबस में इसका एक वेटेज बहुत ज़्यादा होगी है, 45 से 50 मार्क्स हमारे प्रोसीजर्स के हैं और इंटरनल कंट्रोल के हैं, तो ये एरिया बड़ा ज़रूरी है समझना। डेवलपमेंट किस तरीके से चीज़ों की होती है, किस तरीके से चीज़ों को बिल्डअप किया जाता है, इसके बाद आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। इसके बाद आप जो है ना इजीली चीज़ों को खुद बिल्डअप कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक दफ़ा प्रोसेस पढ़ना है, आपने कोई बुक से रीडिंग करनी है और आप उसको इजीली जो है ना अपने लर्निंग के साथ लिंक करते जाएंगे। इश्यूज आइडेंटिफाई होते हैं, इश्यूज के ऊपर कंट्रोल बनाए जाते हैं। कंट्रोल अगर नहीं बनाए जाते तो प्रॉब्लम क्या होती है? व्हाट कुड गो रॉन्ग, क्या गलत हो सकता है? तो हमेशा सबसे पहले एंटिटी क्या करती हैं? अपनी रिस्क असेसमेंट्स करती हैं। क्या करती हैं? रिस्क असेसमेंट के अंदर फॉर एग्जाम्पल देखिए, मेरी रिस्क असेसमेंट क्या है? मेरा कॉलेज का रेवेन्यू कम हो गया, हमने रिस्क असेसमेंट की, हमें पता चला कि जनाब डुप्लीकेट लॉगिन्स हैं, मतलब एक लॉगिन 3-3 बच्चों के पास है। फिर उसको मैंने ये देखा कि अगर एक हॉस्टल में एक बच्चा रहता है तो वो सारे बच्चों को इकट्ठा वहीं बिठा लेते हैं। फिर हमने देखा कि और क्या प्रॉब्लम हो सकती है? क्या जी? वो आगे डाउनलोड कर लेता है, डाउनलोड करके आगे भेजना शुरू कर दिया उसने। ठीक है, अब ये सारे क्या हैं? ये रिस्क असेसमेंट है। किसकी? कॉलेज की। अगर कॉलेज इन चीज़ों से अवेयर नहीं है तो कॉलेज को नुकसान हो जाएगा। तो कॉलेज ने क्या करना है? इसकी रिस्क असेसमेंट करनी है। इसके बाद आप अगर फेसबुक पे और लिंक्डइन पे देखें, टॉम एंड जेरी कार्टून किसी ने देखे? सब देखें। टॉम एंड जेरी के अंदर वो जो कुत्ते को मार पहले जाके देखता है, रस्सी की लेंथ लेता है, रस्सी की लेंथ लेने के बाद पीछे आता है, पीछे आके वो लाइन ड्रा करता है, वो कहता है कि कुत्ता इतना दूर है, दूर से मारता है कुत्ते को तो सुकून से क्या होता है? कुत्ता आता है, भौंकता है, वो सुकून से खड़ा रहता है। थोड़े दिन बाद क्या होता है? कुत्ते को समझ आ जाती है बात, वो क्या करता है? वो मिटा के लाइन पीछे कर देता है। अब टॉम आता है पीछे से आकर उसको मारता है, अब वो क्या कर लेता है? उसको दबोच लेता है। टॉम ने क्या नहीं किया? रिस्क असेसमेंट नहीं, रीअसेसमेंट ऑफ रिस्क नहीं की।
क्योंकि उसने एक रिस्क था, उस रिस्क को रीअसेस भी तो करना था ना। अब उसने रीअसेस नहीं किया। ये लिंक्डइन पे मैंने अपने पास ये बात बेटा नहीं बनाई, ये लिंक्डइन के ऊपर जो है ना वो एक क्लिप चाह रहा था, उसमें से मैंने ये चीज़ आपको सुनाई है। तो अब बात क्या है कि वो अल्टीमेट से रीअसेसमेंट ऑफ द रिस्क नहीं की तो क्या वो मारा गया। कंपनीज पे भी यही होता है, इश्यूज आते हैं, कंट्रोल नहीं होते तो व्हाट कुड गो रॉन्ग्स बन जाते हैं। और व्हाट कुड गो रॉन्ग्स क्या होते हैं, कंपनी के लिए डुबोने का बायस बनते हैं। उस चीज के लिए रिस्क असेसमेंट की जाती है। यहां पे रिस्क असेसमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है प्रायोरिटी सेटिंग करना। अब कुछ ऐसे कंट्रोल्स होते हैं जो की कंट्रोल्स होते हैं, जिनके लगाए बगैर हमारा गुजारा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मुझे लग रहा है कि हमारे लेक्चर्स डाउनलोड हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अपना पोर्टल सबसे पहले सिक्योर करेंगे कि उसके ऊपर क्या हो, उसके ऊपर कोई इंट्रूडर्स या कोई इसकी डाउनलोडिंग उसकी ना हो सके, डाउनलोडिंग ना हो सके। और अगर किसी बच्चे ने थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में या मोबाइल में इंस्टॉल किया होगा तो उसकी लॉगिन से ऑटोमेटिकली एक ईमेल जनरेट हो जाए जो मैनेजमेंट को मिल जाए कि जनाब ये बच्चा जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है। उसी वक्त हम आइडेंटिफाई कर लें कि कौन सा बच्चा इस तरह की हरकतों को कर रहा है। वैसे बहुत अनएथिकल है, मैं आपको जनरल बताऊँ। देखें, पेपर पास होना या ना होना अल्लाह ताला के हाथ में होता है, लेकिन ये जो हरकतें होती हैं ना, इससे आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। जेन्युइन बात है, कोई बच्चा कामयाब नहीं हो सकता। इसकी रीज़न क्या है, देखिए, हाँ किसी को अगर फाइनेंशियल इशूज़ हैं वैसे आके बात कर ले, यार मेरे फाइनेंशियल इशूज़ मैं नहीं फीस बेयर कर सकता एग्जांपल के तौर पर। लेकिन अगर डाउनलोड आप करते हैं या अनएथिकल प्रैक्टिस में जाते हैं, ये इंतहाई शदीद गलत प्रैक्टिस के अंदर मैं इसको कंसिडर करता हूँ। ये ऐसी चीज़ है जिसके अंदर माफ़ी इतलाफ़ी नहीं है। यहाँ तो आप जो मर्जी कर लेंगे, लेकिन रोज़ आखिरत आप क्या करेंगे। आपने आज धोखा तो दे लिया कॉलेज को, कॉलेज धोखे में भी आ गया एग्जाम्पल के तौर पर, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात तो धोखे में नहीं आएगी ना। ये चीज़ों से बचना चाहिए। एनीवे जी, रिस्क असेसमेंट की जाती है। रिस्क असेसमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है हम हाई रिस्क हाई एरियाज को आइडेंटिफाई कर लें। तो यहाँ पे 3 तरह की कैटेगराइजेशन बनती है, हाई, मीडियम और लो। लो के ऊपर तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, खैर है यार, कुछ नहीं होता, ये तो चलता है काम। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे ने टाई नहीं लगाई हुई, एक दिन टाई नहीं लगा के आया तो मैं क्या क्लास से उसको निकाल दूं? नहीं, ठीक है, 50 रुपये फाइन लगा दूंगा, 100 रुपये फाइन कर दूंगा, चलो एक छोटा मोटा है, मिटिगेट करते। कुछ होते हैं मीडियम लेवल के एरियाज। मीडियम रिस्क वो होते हैं जिनके अंदर आप अभी फॉर टाइमिंग बेशक थोड़ा सा लीनियट अपनी अप्रोच रख ले, लेकिन ये लॉन्गर रन के अंदर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब इसके एग्जांपल अगर ले तो अगर फॉर एग्जांपल के कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हो तो हम क्वालिटेटिव फैक्टर्स को नहीं लिख रहे। कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाई थी हमने, क्वालिटेटिव फैक्टर्स को नहीं लिखा, चलो ठीक है नहीं लिखा, लेकिन हमने डिसीजन करते हुए तो चीज़ों को मैनेज किया। लेकिन आज बिजनेस के वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन कम है, आज हम उसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जब बिजनेस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो हमारा इस पर कंट्रोल नहीं रहेगा। और अगर हमारा कंट्रोल नहीं रहेगा तो फिर प्रॉब्लम क्या बनेगी, इशू बढ़ेगा। हमें नहीं पता चलेगा कि किसे सिलेक्ट करना है, किसी को एडवांटेज तो नहीं दिया गया, जैसा का काम तो नहीं किया गया। आज के दिन पे तो इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन इसको हमने ठीक करना है ओवर द पीरियड। और हाई रिस्क वो है जिनका मुझे पता है कि इसको आज के दिन पे ही कंट्रोल लगाने की जरूरत है। तो यहां पे कंट्रोल्स क्या होंगे, मैं फौरी तौर पर लगाने की कोशिश करूंगा। तो अब फॉर एग्जांपल मैं परचेज ऑर्डर रेज नहीं करता, तो क्या रिस्क है, रेट का नहीं पता क्या रेट फाइनल हुआ है, सप्लायर का नहीं पता कौन सा सप्लायर है, क्वालिटी ऑफ द गुड्स के बारे में हमें नहीं पता होगा, टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पता होंगी, क्रेडिट टर्म्स हैं या नहीं है ये नहीं पता होगा, तो अल्टीमेटली कोलैप्स करने की चांसेस होंगे चीज़ों की। क्या हो जाएगा जी, कोलैप्स करने का चांस होगा चीज़ों का। बात समझ आ गई आपको। तो इस तरह से बेटा हमने अपनी रिस्क असेसमेंट करनी होती है और उसके ऊपर फिर हमने क्या करना होता है, बिल्ड कंट्रोल्स। हाँ जी, ये नहीं इनके ऊपर हाई रिस्क के ऊपर। वैसे मैं बिल्ड कंट्रोल तो लिखा ना कि हमें करने हैं, हाई के ऊपर इमीडिएटली करना है, मॉडरेट के ऊपर हमने विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने कंट्रोल्स को बिल्डअप करना है, लो को हम छोड़ भी दें तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। यहां तक किसी का कोई इतराज? नो क्वेश्चन जी। जी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। अब ज़रा हम इसके साथ लिंक करते हैं जो अभी हमने परचेज़ का सिस्टम पढ़ा है, और जो परचेज़ का सिस्टम बुक के ऊपर है
उसके बाद थोड़ा सा लिंकिंग करते हैं चीज़ों की। ये बंद हो गया? बेटा ये जो प्रोसेस फ्लोज हैं ये मैं सब आपको सारे एरिया से करवा दूंगा। बुक के ऊपर जो प्रोसेस फ्लोज हैं वो आपको मैं यहाँ पे दूंगा। बुक पे इसकी ना इसको उसने स्क्वीज करके लिखा होगा इन चीज़ों को, लेकिन जो लिखा हुआ है ना वो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं करती चीज़ें। जो लिखा हुआ वो पढ़ने की हद तक है, समझने की हद तक है, लेकिन जो प्रोसेस फ्लोज मैं आपको बता रहा हूँ आपने जेहन में ये रखना है। ये अगर जेहन में रहेगा तो आप भूलेंगे नहीं चीज़ों को। एग्जाम्पल लें, अगर इंस्पेक्शन नोट नहीं बनता तो क्या रिस्क है? फॉल्टी चीज़ें में रिसीव हो जाएंगी और जी क्वांटिटी शॉर्टेज ऑफ क्वांटिटी क्या जी, यानी कि गुड्स गेट इनवर्ट पास होने के बाद गायब हो गई हैं, लेकिन वो पता चल जाएगा गेट इनवर्ट पास में 400 क्वांटिटी आई है, गुड रिसीव नोट पे 300 है, तो हमें पता चल गया ना 100 क्वांटिटी कम हो गई है। मेन कंट्रोल क्या है, मेन इशू क्या है? अगर ये नहीं बनेगा तो आपकी जो इंस्पेक्शन है वो ठीक नहीं होगी। क्वांटिटी और क्वालिटी के बारे में आप कमेंट्स नहीं कर सकते। आ जाइए ज़रा, आप ज़रा जो हमने परचेज का सिस्टम पढ़ा है ज़रा हम इसके साथ लिंक करते हैं। नहीं अभी बेटा सवाल तो बाद में करेंगे ना, पहले दफ़ा अपनी लर्निंग को तो कंप्लीट कर लें। इसने कहा जी कि जो भी परचेज होती है, परचेज में 3 काम होते हैं जी आपके, आप ऑर्डर को प्लेस करना, गुड्स को रिसीव करना और परचेज या एक्सपेंस की एंट्री बुक करना। प्लेसिंग ऑर्डर, अगर आप यहाँ पे साइड पे आए तो ये परचेज ऑर्डर तक एक्टिविटीज जो है सारी क्या है आपकी, केस 1 है। गेट इनवर्ट पास से लेकर गुड रिसीव नोट तक क्या है, रिसीविंग है। और रिसीविंग के बाद जो एक्टिविटीज वो क्या है, परचेज की रिकॉर्डिंग और पेमेंट है। तो वहां पर उसने 3 एक्टिविटीज में किया, हमने इसके हर एक्टिविटी की सब एक्टिविटी डिजाइन कर दी है। दिस इज द डिफरेंस। समझ आ गई बात की? यहां तक क्लियर है? क्लियर है जी? ठीक है जी। सबसे पहले आता है जी प्लेसिंग द ऑर्डर। जब ऑर्डर को प्लेस किया जाता है तो ऑर्डर को प्लेस करते वक्त रिस्क क्या होते हैं? रिस्क क्या होते हैं जी? रिस्क को क्या कहते हैं? व्हाट कुड गो रॉन्ग, व्हाट कुड गो रॉन्ग, यानी कि क्या काम गलत हो सकते हैं अगर कंट्रोल्स नहीं होंगे तो हमें सबसे पहले रिस्क पता होने चाहिए। क्या जी, ऑर्डर्स फॉर गुड्स और सर्विसेज आर मेड विदाउट प्रॉपर अप्रूवल और ऑथराइजेशन। तो ये कौन सा है जी? ये जो परचेज एक्विजिशन हमने बनाई थी, परचेज एक्विजिशन अगर नहीं बनती तो हम ऑर्डर वो चीज कर देंगे जो प्रॉपरली अप्रूव या ऑथराइज नहीं थी। क्लियर होगी बात यहां पे? अगर फॉर एग्जांपल बजट्स नहीं बनते तो फिर क्या रिस्क है? अब यहां से चलने, उसको छोड़ें वो जो लिखा हुआ है। अगर बजट नहीं बनते तो क्या रिस्क है? हमारे लिमिट्स, कोई ऐसी चीज परचेज हो जाए जो लिमिट से बाहर हो तो कंपनी के रिसोर्सेज का क्या हो, ज़िया हो। ठीक है जी। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल कोटेशन कॉल नहीं होती तो प्रॉब्लम क्या है? ज्यादा रेट तो नहीं हमने किसी के साथ एग्री कर लिया, कोई हमने ऐसी टर्म्स तो एग्री नहीं कर ली जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और अगर कंपैरेटिव स्टेटमेंट नहीं बनती तो फिर क्या रिस्क है? वही बात, जो कोटेशन के रिस्क हैं वही आपके कंपैरेटिव स्टेटमेंट के भी रिस्क हैं। ठीक होगी बात? अब उसके बाद अगर परचेज ऑर्डर नहीं बनता तो उसमें टर्म्स हमारी प्रॉपर्ली, सप्लायर कौन सा सिलेक्ट हुआ हमें नहीं पता, हमारे साथ क्या टर्म डिसाइड हुई वो नहीं पता, रेट क्या डिसाइड हुआ वो नहीं पता, क्या चीज क्वांटिटी डिसाइड हुई इसके बारे में नहीं पता। दीज आर द रिस्क। गलत क्वांटिटी आ सकती है, गलत चीज आ सकती है, गलत सप्लायर से आ सकती है, टाइम पे चीज नहीं आएगी, क्या चीज, गलत सप्लायर सेलेक्ट हो जाता है। तो अल्टीमेटली ये रिस्क है। अब यहां पे जो उसने रिस्क लिखे हैं उसने अपने तरीके से लिखे हैं, मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिए। अब आप क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद होगी, सिनेरियोस इतने जल्दी आप उसके आसानी से कर लेंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, मैं आपको गारंटी से कह देता हूं आप लोग इतनी लर्निंग के साथ जितना भी पढ़ लिया हमने, अभी आगे बेशक ना पढ़ाऊं, आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। हाँ जी अब्दुल्ला, कर लेंगे ना? कर लेंगे। आसान सवाल था ना, लेकिन जब जिन बच्चों ने इस तरीके से नहीं पढ़ा उनसे जाकर पूछे वो क्या कहेंगे, इतना मुश्किल सवाल। अब ये चीज आगे चलें, आगे थी ऑर्डर may be placed with suppliers who are not on the approved list. For large orders, suppliers are not asked to submit tenders
When supplier are asked to tender, the order might not be given the supplier quoting the lowest price. तो वो अल्टीमेटली वही पॉइंट्स हमने ज़्यादा से ले लिए थे, ये रिस्क उसने बता दिए। इसके ऊपर कंट्रोल्स जो लगाने हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई सारी जो रिस्क है उसके ऊपर कंट्रोल है ना, हर चीज़ ऑथराइज होनी चाहिए, नॉन अप्रूव्ड लिस्ट से हम नहीं लेने चाहिए, कंपैरेटिव प्राइस कोटेशन हमें कॉल करनी चाहिए और उसके मुताबिक बेसिस पे हमें काम करना चाहिए। तो वो कंट्रोल हमें बनाने चाहिए। देखें ये सारी बातें क्या हो रही हैं, डुप्लीकेट, यहां पे भी वही बातें हो रही हैं, यहां पे भी वही बातें हो रही हैं, कुछ चेंज है? ठीक हो गया जी। फिर आगे आ गई प्रिंसिपल कंट्रोल, फिर अगेन आपकी बातें फिर रिपीट होंगी। आप देखें जो मैंने बातें यहां पे की थी, जरा इनको आपने रिमेंबर रखना है। देयर शुड बी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, इंडिविजुअल हु आर मेकिंग। अब जाहिर बात देखें, हमने परचेज ऑर्डर कितने हिस्सों में डिवाइड किया है, ऑर्डर, रिसीविंग और रिकॉर्डिंग। ये जो सेग्रीगेशन ड्यूटीज है सब में होगी, हर एरिया पे सेग्रीगेशन ड्यूटी होगी। इंडिविजुअल हु मेक रेक्वेजिशन फॉर द न्यू सप्लायर ऑफ द इन्वेंट्री शुड नॉट बी इंडिविजुअल हु प्लेस द ऑर्डर विद द सप्लायर। जिसने सप्लायर को रजिस्टर किया वो सप्लायर से ऑर्डर रिसीव ना करे। परचेज ऑर्डर शुड बी सिक्वेंशली नंबर, सीक्वेंस चेक होना चाहिए। There should be a procedure for placing the supplier on the approved list in an IT system. Physical control must exist over access to the master file and approved files. ये जो IT application control है, access right उसके ऊपर application के। All order must be placed with supplier on approved list. The purchase order may include approved supplier reference number. In an IT system, there the system must only be able to address order to approved suppliers as on the master file. तो ये बार बार वही बात किए जा रहा है किसके, आईटी एप्लीकेशन कंट्रोल्स की। तो आपके माइंड में क्या होना चाहिए, बैक एंड बैक ऑफ द माइंड आईटी एप्लीकेशन कंट्रोल्स भी होते हैं। आईटी एप्लीकेशन कंट्रोल को भी आपने ज़हन में रखना है। ऑर्डर अबव सर्टेन वैल्यू मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय सीनियर मैनेजर हु शुड कंफर्म द कंपैरेटिव टेंडर्स हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सप्लायर। तो ये बातें हमने क्या की हैं, ये सारी बातें एक फर्जी कहानियाँ यहाँ पे लिखी हुई हैं। अगर आपको इसकी बेस नहीं पता तो ये खाली कहानी ही है। अगर आपको नहीं पता इसकी एप्लीकेशन का तो कहानी है। अब एप्लीकेशन अगर आपको यहाँ पे सिंपल कहा जाए कि ऑर्डर्स, परचेज ऑर्डर अगर नहीं बनते तो हमारा रिस्क क्या है, तो आप रिस्क क्या लिखेंगे, आप शुरू करेंगे परचेज एक्विजिशन से, एंड करेंगे आप परचेज ऑर्डर पे। लेकिन आप जितनी एक्टिविटीज परफॉर्म हुई हैं, हर एक्टिविटी का क्या करेंगे आप, एक रिस्क ऑब्जेक्टिव और रिस्क के साथ लिंक करते जाएंगे। और उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए क्या करना चाहिए, वहां पे आपके कंट्रोल्स आ जाएंगे। जब कंट्रोल्स आएंगे तो वहां पे आपके मैनुअल कंट्रोल भी हो सकते हैं और आईटी कंट्रोल्स भी हो सकते हैं। समझ आ गई जी बात, कोई मुश्किल तो नहीं है। अब अगेन फिर आगे देखें, आगे टेस्ट ऑफ कंट्रोल है, सेम बातें फिर रिपीट होंगी। द ऑर्डर शुड चेक द सेग्रीगेशन ड्यूटी डज एग्जिस्ट। द ऑर्डर शुड कैन लुक एट द लिस्ट ऑफ सिक्वेंशियली नंबर परचेज ऑर्डर। फिर आईटी कंट्रोल को टेस्ट करेगा, फिर चेक करेगा कि अप्रूव सप्लायर रेफरेंस नंबर लगे या नहीं लगे, मैनेजमेंट की ऑथराइजेशन हुई है या नहीं हुई। अब आपने करना क्या है बेटा, अब आपने एक रिस्क आपने पढ़ने और एक आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल देखने हैं, दरमियान वाली सारी बातें छोड़ दें। आप देखें ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके सामने है। इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बेस के ऊपर आपने रिस्क खुद भी आइडेंटिफाई किए हुए हैं। वो रिस्क क्या आगे, यहां पे आगे इन रिस्क के ऊपर टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ये दरमियान में कंट्रोल ऑब्जेक्टिव और प्रिंसिपल कंट्रोल को छोड़ दें, याद ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिस्क और कंट्रोल हमें पता है, तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल तो उसकी प्री परफॉर्मेंस ही है ना। तो आपने जितने भी नीचे एक्टिविटीज होंगी उसमें क्या चीज देखनी है, रिस्क और टेस्ट ऑफ कंट्रोल। दरमियान में ये रीड कर लें, याद करने की जरूरत नहीं है। याद किस चीज को करना है, रिस्क और टेस्ट ऑफ कंट्रोल, रिस्क और टेस्ट ऑफ कंट्रोल। हर एक्टिविटी के अंदर देखें जितनी एक्टिविटीज होंगी, हर एक्टिविटी का एक रिस्क होगा और उसका क्या होगा, एक कंट्रोल होगा। रिस्क और कंट्रोल, रिस्क और कंट्रोल, बस आपने ये दो चीजें ज़हन में रखनी है, ज्यादा चीजें ज़हन में नहीं रखनी। अगर आप इस बुक में से रीड करके याद करने की कोशिश करेंगे तो आई गारंटी यू आप भूल जाएंगे। मैं लिख कर दे देता हूं, आप भूल जाएंगे, आपको कुछ चीज समझ नहीं आएगी। तो ये बार बार मैं कह रहा हूं, सिर्फ आपने फ्लो चार्ट को ज़हन में रखना है, फ्लो चार्ट के साथ ये जो मैंने अंडरस्टैंडिंग दी है इसको ज़हन में रखना है। उसके बाद आपने रिस्क पढ़ने हैं और टेस्ट ऑफ कंट्रोल पढ़ने हैं, इससे ज्यादा आपने नहीं पढ़ना। सिर्फ यहां पे अभी हमने क्या किया डिस्कस, अभी हमने ऑर्डर को डिस्कस किया, ऑर्डर के बाद आगे आ जाए, आगे रिसीविंग ऑफ द गुड्स। रिस्क क्या है जी, देयर इज अ रिस्क गुड्स में बी एक्सेप्टेड फ्रॉम अ सप्लायर विदाउट हैविंग बीन ऑर्डर। हो सके हमें कुछ ऐसी गुड्स रिसीव हो जाएं जिनका हमने ऑर्डर ही नहीं किया है, और सप्लायर में क्लेम टू हैव डिलीवर्ड गुड्स बट एक्चुअली नॉट डन। हो सके ये भी कहे कि सप्लायर मैंने गुड डिलीवर कर दी है लेकिन आपके पास कोई इसका
आपके एक्चुअली गुड्स भी रिसीव ना ही हो। ए कंट्रोल ऑब्जेक्टिव इज देयर फॉर टू मेक श्योर दैट आर रिसीट ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड एंड चेक्ड अगेंस्ट परचेज ऑर्डर। तो जितने परचेज ऑर्डर किया था हमने उसके जगह जो हमारी गुड्स रिसीव हुई हैं उसको हम चेक करें। देयर इज अ रिस्क दैट कंपनी में फेल टू क्लेम डिस्काउंट्स फ्रॉम सप्लायर फॉर ऑर्डर अबव सर्टेन साइज आर रेगुलर कस्टमर ऑफ द सप्लायर। ए कंट्रोल ऑब्जेक्टिव शुड बी, अब ये चीज यहाँ पे लिंक नहीं होती। गुड रिसीविंग के वक्त हमें नहीं पता ना कि वहां पे कोई डिस्काउंट था या नहीं था, ये तो हम परचेज करते वक्त और पेमेंट करते वक्त हमें ये चीज का पता होना चाहिए। There is that supplier may invoice for goods that have not actually been provided. A control objective is to prevent from happening or detect when it happen. तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने क्या चीज देखी थी, अगर इंस्पेक्शन नोट नहीं बनता तो गलत क्वालिटी की चीज हम रिसीव कर लेंगे। गेट इनवर्ट पास नहीं बनता तो हमें उसकी जो आइटम रिसीव हुए हैं उसके बारे में हमें नहीं पता होगा। अब दो कंट्रोल रिस्क यहाँ पे आपने पढ़ लिए, ये फ्लो चार्ट, इस फ्लो चार्ट के ऊपर क्या रिस्क के ऊपर क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल। बस अब इसके टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होंगे जरा वो देख लें। रीडिंग आपने सारी करनी है लेकिन याद आपने दो चीजें करनी है। द राइटर शुड चेक डिलीवरी नोट, गुड रिसीव नोट एंड परचेज इनवॉइसेस आर मैच विद ईच अदर। ये क्या उसने किया है, 3 वे मैच किया है। बात समझ आइए आपको। देयर शुड बी एविडेंस दैट दे हैव बीन चेक्ड अगेंस्ट ईच अदर। फॉर एग्जांपल द पर्सन मेकिंग द चेक शुड साइन और इनिशियल द परचेज इनवॉइस। तो ये क्या है, ये उसने क्या किया, प्रॉपर राइट एंड ऑब्लिगेशंस को यहाँ पे लिंक किया है। The auditor should look for any evidence that invoices, purchase order or good received note cannot be properly matched. अगर वो नहीं करते तो बताना चाहिए नहीं मैच करते। The auditor should look for documentary evidence that discounts are checked and claimed from the supplier when available. तो ये रिसीविंग के ऊपर नहीं होता, बार बार मैं कह रहा हूँ, ये पेमेंट पे होता है या ऑर्डर प्लेसिंग पे होता है। The auditor should check that segregation of duty does exist. इसमें दो चीजें आप और ऐड कर सकते हैं। जो आपके गेट इनवर्ट पास बने हैं वो सिक्वेंशियल नंबर होने चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए उसके अंदर। अगर आईटी रिलेटेड मैटर्स हैं तो आईटी कंट्रोल्स जो है उसके लिंक्ड होने चाहिए, यानी कि दोनों एप्लीकेशंस आपस में क्या होनी चाहिए, कोरिलेट होनी चाहिए। यानी कि जो परचेज ऑर्डर का रिकॉर्ड है वो सिक्योरिटी वालों के पास शो होना चाहिए जब गुड गेट इनवर्ट पास बना रहे हो, और जो सिक्योरिटी वालों का रिकॉर्ड है वो इंस्पेक्शन नोट वाले डिपार्टमेंट को शो होना चाहिए, और जो इंस्पेक्शन नोट वाला रिकॉर्ड है वो किसको शो होना चाहिए, स्टोर वाले के पास होना चाहिए। तो फिर जाके हम इसके ऊपर बेहतर तरीके से कंट्रोल्स को परफॉर्म कर सकते हैं। रिस्क और टेस्ट ऑफ कंट्रोल, बस ये फ्लो चार्ट आपने ज़हन में रखना है। ये फ्लो चार्ट बड़ा जरूरी है। कल हम सेल का इस तरह से डिस्कस करेंगे, जिस तरह से हमने ये किया ना, इससे कल हम सेल्स का इस तरह इसके ऊपर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इसके ऊपर पहले क्वेश्चन करेंगे, परचेज के ऊपर क्वेश्चन बेटा और ढूंढो। परचेज के ना कोई 4-5 सवाल लेके आने हैं। ACCA मैं आपको कुछ रिसोर्सेज दूंगा, उसमें से ढूंढ लेना। ACCA ICW के सवाल उसमें से निकाल के लेके आना, ठीक है जी। इसी तरह बेटा आगे है आपका परचेज के एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग करना। There is a risk that purchase invoices will be recorded for goods or services that were not provided. हम कोई ऐसी इनवाइस बुक कर लें जो एक्चुअली हमें रिसीव ही नहीं हुई या जिसके अगेंस्ट हमने गुड्स भी नहीं ली। There is a risk that the purchase invoices will be incorrectly recorded in the accounts of the supplier. किसी गलत सप्लायर के अकाउंट में उसको रिकॉर्ड कर दें। There is a risk that credit will not be claimed from supplier for good returns. तो जो गुड रिटर्न की है उसका क्रेडिट हमने क्लेम नहीं किया। इसके साथ बाकी कंट्रोल आप अपने जो एक रैशनैलिटी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो इसके अलावा भी आप फर्दर रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पेपर में 2 तरह के सवाल आ सकते हैं। पहला सवाल आएगा कि कंट्रोल वीकनेसेस क्या हैं। कंट्रोल वीकनेसेस क्या होती हैं? अल्टीमेटली कंट्रोल जो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा। तो कंट्रोल जो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा उसका मतलब क्या होता है कि आपने व्हाट कुड गो रॉन्ग्स निकालने हैं कि प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, ठीक है। आपने कंट्रोल जो सही तरीके से काम नहीं कर रहा उससे एरर्स क्या हो सकती हैं वो आपने आइडेंटिफाई करने होते हैं, आपने उसके बारे में वर्किंग करनी होती है। अभी